नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द वन शॉट वीडियो ऑफ सेल। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेड 9 के पर्सपेक्टिव से। बायो में तुम्हारे हैं ही ये वाले चैप्टर्स सेल, टिश्यू। सो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वेटेज होल्ड करेगा एंड हम बिगिन करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल क्या है एग्जैक्टली। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में या कोई भी एनिमल बॉडी में जो स्ट्रक्चर आया है पूरा, वो आया है बिकॉज ऑफ द सेल्स। एंड जो भी फंक्शनिंग चलती है, बेसिक से बेसिक फंक्शनिंग, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ द आई या कोई भी फंक्शनिंग उठा लो तुम, वो होती है बिकॉज ऑफ द सेल। अब जैसे हमारे घरों में ब्रिक्स होती है ना, हमारी बॉडी में हमारे सेल्स होते हैं। तो सेल का एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है। अब सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड नंबर ऑफ सेल्स जब इकट्ठे काम करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। एंड टिश्यूज़ से फिर ये बनाते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, टिश्यूज़ से ही बनाते हैं फिर ऑर्गन्स। क्लियर इतना? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड रिलीज होता है, एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है तुम्हारा अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब सेल्स अब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज फ्रॉम फूड एंड बर्न इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये बर्न होते हैं जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सेल रेस्पिरेशन हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, फोटोसिंथेसिस अकर हुआ फिर पूरा, एंड यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज बना जिससे एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पे ना स्पेसिफिकली प्लांट सेल्स की बात हो रही है, बट ये एटीपी वाला कॉन्सेप्ट एनिमल सेल्स में भी सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स होते हैं या तो प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जब हम आगे इनको डिफाइन करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होंगे, जो एक प्रिमिटिव सेल्स हैं एंड इनमें क्या है, एक सेल वॉल एब्सेंट है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या एब्सेंट है। इनके पास न्यूक्लियस की एक कवरिंग नहीं है, एक न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं, सही से न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड इसका जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। वहीं पे एक यूकैरियोटिक सेल क्या होगा, ये थोड़ा एक एडवांस्ड होगा, है ना, ये थोड़ा एक एडवांस्ड होगा और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे। इसी के साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जब हम सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल्स में और बात करेंगे तो इनके पास सब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होंगे। ये क्या करेंगे, इनके सेल मेम्ब्रेन्स क्लियर होंगे, इनके सेल ऑर्गेनेल्स की सही से बाउंड्री होगी और इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा। इनका न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। न्यूक्लियस का खुद का मेम्ब्रेन भी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस की एक कवरिंग होगी, एक तरीके से न्यूक्लियस की एक कवरिंग होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक सेल की ही आउटर कवरिंग है, एक सेल की ही आउटर वॉल है। ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलर मेम्ब्रेन से बना है या ये सेल्यूलोज से भी बना है। अगर हम सिंपलर टर्म्स में बोले, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और ये सिलेक्टिवली परमेएबल है नेचर में। मतलब ये हर कोई भी चीज़ को अंदर जाने नहीं देता, ये सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर जाने देते हैं। एंड यहाँ पे जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही अंदर फिर जा पाती है। अब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो एक ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था जिसमें इसका पूरा स्ट्रक्चर सही से डिफाइन किया है। फिर हमारे पास आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। एंड इसमें जब एक मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। यही चीज़ जब वाटर मॉलिक्यूल्स की होगी, सिमिलर चीज़, यहाँ पे बस तुम एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे, वो हो जाएगा हमारा ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है। ऑस्मोसिस में सिर्फ हमारे लिक्विड या वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे।
ठीक है। ऑस्मोसिस इन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर जाने देगा, हर चीज़ को अंदर जाने नहीं देगा। अब वाटर इज यूजुअली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, तो वाटर अंदर बाहर जा सकता है एंड इसमें भी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये हमने पढ़ी हुई है डिटेल में पहले, ठीक है। अब वही चीज़ जो मैं बात कर रही थी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सेम सॉल्यूट होता है एंड सेम पीएच कॉन्सेंट्रेशन होती है बॉडी के सराउंडिंग, जितना कॉन्सेंट्रेशन अंदर है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का बाहर भी है। वहीं पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू द सराउंडिंग, तो हाइपोटोनिक में अंदर कम है बाहर ज़्यादा है एंड हाइपरटोनिक में अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, श्रिंकिंग हो जाती है, ठीक है। वहीं पे हम सेल वॉल की बात करें प्लांट्स में, तो सेल वॉल प्लांट्स पे ही प्रेजेंट है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल से उनको एक रिजिडिटी मिलेगी इन प्लांट्स को, क्योंकि लोकोमोट नहीं करना, क्योंकि मूवमेंट शो नहीं करना, तो उनके लिए रिजिडिटी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज and it gives a rigid structure to the plant. It provides structural support to plants. Due to cell walls, cell of plants, bacteria, fungi can withstand greater changes in the सराउंडिंग। क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो नेचर ने ही उनको एक ज़्यादा कवरिंग दे दी, एक सेल वॉल दे दी, जिससे वो क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बहुत कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क आता है हमारे सेल वॉल्स का। यहाँ पे सेल वॉल हमें एब्सेंट है, सीधा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे पहले सेल वॉल है फिर सेल मेम्ब्रेन है। काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पे वैक्यूल्स लार्ज होंगे एंड बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। बाकी सारी चीज़ें तो क्या है, सिमिलर है, क्योंकि फंक्शनिंग सेम चलती है। वहीं पे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो द न्यूक्लियस इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल, मतलब हर सेल का जो कह लो ब्रेन होता है, क्या होता है, ब्रेन होता है, जिसकी वजह से पूरी सेल में फंक्शनिंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, वो कौन करवाता है, हमारा न्यूक्लियस करवाता है। एंड इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, जिसका खुद का एक मेम्ब्रेन होता है, जो हमने देखा, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि हर सेल में, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल सेल है, ठीक है, ये उसकी सेल वॉल है, भले प्लांट में भले एनिमल में, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक चीज़ें पहुंचाने में काम आते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है, इसमें अलग अलग फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे सेल डिविजन, रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। अब इसमें इनहेरिटेंस बोला गया क्योंकि द न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल दैट इज क्रोमोसोम, एंड ये क्रोमोसोम में हमारे डीएनएज होते हैं। क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम में हमारे डीएनएज होते हैं, जिनमें सारा हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैरीड आउट होती है। अब ये क्रोमोसोम जब कॉइल्ड होते हैं तो इनको हम क्रोमैटिन फाइबर्स भी बोलते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये हमारी पूरी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे मेरे बालों का कलर, मेरी हाइट, मेरा एक तरीके से फिजिक हो गया, मेरा नेचर हो गया, बिहेवियर हो गया, वो काफ़ी हद तक डीएनए में स्टोर्ड होता है। एंड डीएनए का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे ये एक एमसीक्यू में बहुत बार आया गया है। इसी के साथ साथ आरएनए भी आता है कई बार, तो उसको क्या बोलते हैं हम, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा आरएनए। नेक्स्ट हमारे पास है एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सराउंड करता है, जिसमें क्या है, एक तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है फूड का,
यहाँ पे ये रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट वो रफ, जिसमें नहीं प्रेजेंट वो स्मूथ। अब यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे बाहर चीज़ें आती है साइटोप्लाज्म में। ये हमारा मेन न्यूक्लियोलस है, ये मेन हमारा ब्रेन है, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियोलस के बीच वाला जो एरिया है, जो फ्लूइड एरिया है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, अगेन दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स आर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो ये क्या होते हैं? ये जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये डीएनए कंटेन करते हैं और जो एसोसिएटेड होता है विद प्रोटीन्स। अब ये प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अब जब ग्रोथ फेज है, G1 फेज होता है किसी भी सेल का, माइटोसिस के टाइम पे ये कंडेंस हो जाते हैं थिकर स्ट्रक्चर में, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रोमैटिन। सो क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which serves as the genetic material present inside the nucleus of the cell. It is made up of DNA and protein molecules. DNA contain the heredity information needed for the structure and function of the organism. मतलब जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड है उसकी ग्रोथ के लिए, वो सारी किसमें कंटेन्ड है? वो सारी कंटेन्ड है हमारे डीएनए में। क्लियर इतना? वो कंटेन्ड है हमारे डीएनए में। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। सो द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ये एक फ्लूइड होता है, ये क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है सेल को, एंड जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो साइटोप्लाज्म में रिसाइड करते हैं। तो एक तरीके से वो उसको हाउसेस करता है, मतलब उसको एक घर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल दैट हेल्प इन सेवरल फंक्शंस ऑफ द सेल। तो ऑर्गेनेल्स अलग से कुछ नहीं है, सारे छोटे छोटे जितनी भी चीज़ें होती है ना, हमारा गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं, और ये इंटीग्रल रोल प्ले करता है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करता है न्यूक्लियस से, एंड ये न्यूक्लियस के पास ही होता है। इसी के साथ साथ ये क्या करता है? फूड प्रोडक्शन करता है। सिंपल वर्ड में ये सेल के लिए फूड प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रफ ईआर होता है और एक स्मूथ ईआर होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मेड अप होते हैं न्यूक्लियोलिक एसिड के एंड प्रोटीन के। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस देखते हैं पूरे न्यूक्लियस में, और ये इन्वॉल्व होते हैं मॉडिफिकेशन में एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में, मतलब पैकेजिंग करते हैं प्रोटीन की एक तरीके से। वहीं पे अगर हम स्मूथ ईआर की बात करें तो ये इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते, एंड ये क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स, पॉइजनस मॉलिक्यूल्स को जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म भी देखते हैं विद इन द सेल। आई होप यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। फिर आता है हमारा गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो क्या करेगा? जो भी प्रोटीन कहाँ पे बना? ईआर में बना, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा अक्रॉस द सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स को ना हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई में इतनी बार देखा है, मेरे टाइम पे भी आया था कि वाई आर लाइसोसोम्स रेफर टू एज सुसाइड बैग्स। तो ये क्या करते हैं? ये ना एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म शो करना मतलब कि जब भी कोई फॉरेन मटीरियल मतलब कोई ऐसा मटीरियल जो सेल के काम का नहीं है,
और वो सेल में एंटर हो गया अंदर, जो सेल को क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है या सेल को बस एक तरीके से उसकी फंक्शनिंग रोक सकता है, ये उसको क्या करते हैं, ये उसको पहले तो निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो एलिमिनेट नहीं हो पाया है तो ये पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे, ये पूरे सेल को ही ख़त्म कर देंगे, पूरे सेल को ही खा जाएंगे। ये सेल की खुद ही सुसाइड, मतलब अपनी मर्जी से ही ये सेल को ख़त्म कर देंगे, एक तरीके से सुसाइड करवा देंगे, ताकि कोई भी बाकी सेल आसपास के जो हैं या पूरा कोई भी डिजीज़ स्प्रेड नहीं हो। ठीक है, तो तभी हम इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं खुद के सेल को। सो लाइसोसोम्स ऑल्सो हेल्प इन डिफेंस बाय अटैकिंग अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। एंड अगेन ये अंडरलाइंड है, मतलब ये एक 1 मार्कर MCQ या 1 मार्कर फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। दे जनरेट ATP। दे जनरेट ATP, मतलब ये एनर्जी जनरेशन में काम आता है, ये एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। एंड यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसकी वजह से क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ DNA कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया DNA। एंड ये क्या करता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बनाता है जो खुद ही खुद काम करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। अगेन अंडरलाइंड है, इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बनाने के केपेबल होते हैं। मतलब ये जब पूरे सेल के लिए ही एनर्जी बना रहे हैं, तो ये अपने लिए भी एनर्जी बनाने के क्या करते हैं, कैपेबिलिटी होल्ड करते हैं। अपने लिए खुद प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी होल्ड ये लोग खुद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लास्टिड। तो दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स इन डिफरेंट सेल्स बेस्ड ऑन द पिगमेंट दे कंटेन। तो अब यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट दे कंटेन। द क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो ग्रीन इन कलर होता है, जिसमें खुद फोटोसिंथेसिस अकर करता है। ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। एंड और भी ऐसे कुछ प्लास्टिड्स हैं जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, मेम्ब्रेन्स कंटेन करता है जो स्ट्रोमा में होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स हैं तो वो भी अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम कंटेन करते हैं। अब अगेन प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स आर लार्ज वेसिकल्स दैट होल्ड वाटर और एयर इन देम, गिव देम स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल। तो ये भी किस में है, ज़्यादातर ये हमें प्लांट्स में ही देखने को मिलेंगे। एनिमल्स में ये बहुत छोटे साइज के होंगे या तो ये एब्सेंट होंगे। सो वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स वैक्यूल्स आर आइदर स्मॉल और एब्सेंट, या तो ये छोटे होंगे बहुत या तो ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। एंड लास्टली हमारे पास आता है कंपैरिजन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल। सो ये टॉपिक बहुत बार आ चुका है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो ये था इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करता है। अब प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल स्ट्रक्चरली, पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बट प्लांट सेल्स के पास क्या डिफरेंट है, सेल वॉल ज़्यादा होती है, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है जो एनिमल सेल्स में मिसिंग होता है। प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स भी होते हैं जो अगेन एनिमल सेल्स में मिसिंग होते हैं। एंड जो न्यूक्लियस है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एंड प्लांट सेल में पेरिफेरी पर होता है, मतलब एक अलग पोजीशन पर होता है। सो यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा 1 शॉट रिविजन कंप्लीट हुआ। आई होप तुम्हें इस चैप्टर में अब कोई डाउट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन था मैंने ट्राई किया कि मैं सारा कंप्लीट कर पाऊँ। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैंने बार बार रिपीट किया, ऑफकोर्स क्योंकि ये तुम्हारे ही बेनिफिट की है, दैट इज़ रिगार्डिंग osval.io। एंड ये मैंने पहले बहुत बार बताया है, मैं अगेन आज वापस बता रही हूँ कि ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम्हें बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे। सबसे पहला तो तुमने जितना चैप्टर पढ़ा है उतने के बेसिस पे MCQs मिलेंगे, फ्रेश MCQs
रेगुलरली अपडेट होते हैं यहाँ पे, तुम्हें बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ की क्वालिटी मिलेगी, एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे, ताकि तुम कुछ भी क्या करो, कुछ भी कंफ्यूजन में हो एमसीक्यू उठा के सॉल्व कर लो, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम पेपर क्या है, कंपिटेंसी बेस्ड है, मैक्सिमम पेपर के एमसीक्यूज़ ही आने वाले हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर आने वाले हैं। सो ये प्लेटफॉर्म से बेटर कोई तरीका ही नहीं है जो तुम्हारी पूरी पढ़ाई को क्या करेगा, बूस्ट अप करेगा। सो डू विजिट दिस प्लेटफॉर्म, ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।